नमस्कार स्टूडेंट्स। इस वीडियो में अपन एक और प्लान के बारे में चर्चा करेंगे जिसकी स्लाइड आपके सामने प्रोजेक्ट है। देखो, इसका टाइटल है दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो इसको शॉर्ट में दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना देश राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, NULM, राष्ट्रीय शहरी आजीविका। तो देखो, नाम से पता चल रहा है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। तो शहरों में आजीविका का साधन विकसित करने के लिए इस योजना को अपन स्टडी करते हैं। तो देखो, इस योजना को भी शहरी क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा, मतलब नगर पालिक बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। देखो, पहला इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस योजना की शुरुआत जो है वो 1 अप्रैल 2014 से हुई। तो देखो, DAYNULM, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की शुरुआत जो है वो 1 अप्रैल 2014 से की गई। इसमें देखो, केंद्र और राज्य सरकार की जो भागीदारी है वो कितनी है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ये 60% केंद्र का है, उल्टा करेंगे, और 40% किसका है, राज्य सरकार का है। ये उल्टा छप गया, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 60:40 केंद्र और राज्य का अनुपात ये है, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। केंद्र का 60 है और राज्य का 40% है। फिर देखो, अभी स्वच्छ भारत मिशन को मैंने आपको बताया था कि पारिवारिक और व्यक्तिगत है। स्वच्छ भारत मिशन जो टॉयलेट और कचरा प्रबंधन वाला है वो परिवार स्तर पर मदद की जाती है और व्यक्तिगत स्तर पर मदद की जाती है। जबकि ये जो है, ये राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है, इसमें सामूहिक शब्द भी, ये तीनों स्तर पे है, पारिवारिक लेवल, व्यक्तिगत स्तर पर है, पारिवारिक लेवल पर है और सामूहिक स्तर, तीनों लेवल की या तीनों प्रकार की योजना है। ठीक है, अब इसको रीड आउट कीजिए। देखो, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रवर्तित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ये देखो, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, SJSRY, ये पहले चलती थी और उसी को पुनर्गठित करके राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का नाम दिया गया है। तो देखो, राष्ट्रीय, पहला सवाल मैंने आपको बताया कि ये किस डेट से शुरू हुई, दूसरा अनुपात क्या है, तीसरा किस प्रकार की है, तो तीनों प्रकार की है ये। फिर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो योजना है इसका पूर्ववर्ती रूप क्या है, या ये योजना पहले से किस नाम से संचालित की जाती रही है, तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के नाम से ये चलती थी, जिसको पुनर्गठित किया गया और पुनर्गठन करके इसको 1 अप्रैल 2014 से राष्ट्रीय आजीविका मिशन या राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन के नाम से शुरू किया गया। तो ये सवाल हो रहा है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। देखो, दोनों में शहरी शब्द है तो ये शहरों के लिए ही है, शहरों के लिए मतलब नगर पालिक बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम, इनके लिए है ये। फिर अगला देखिए, ये योजना वर्ष 2014-15 से शुरू की गई। ये अब आपसे ये पूछा जाए कि ये NULM है जो है, या राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, किस बजट की है, तो ये बजट तो है 2014-15 के बजट से है, 2014-15 के बजट से, ये सवाल ध्यान में रखना। और 2014-15 के बजट से इसको 1 अप्रैल 2014 से शुरू किया गया था। तो देखो, शुरू में इसको 40 नगरीय निकायों में शुरू किया गया था, जिसमें 33 तो जिला हेडक्वार्टर थे तथा 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली 7 नगर निकाय थी। 2014 में शुरू में इसको 40 नगरों में शुरू किया गया था, लेकिन अभी 2016-17 के बजट में राज्य के सभी शहरी निकायों में, मतलब सभी नगर पालिकाएं, नगर परिषद और नगर निगमों में, तो देखो, ये योजना तो शुरू हुई थी 2014-15 में और शुरू में 40 नगरों में शुरू किया गया था, लेकिन 2014-15 के बाद में 15-16 और फिर 16-17, 2 साल बाद में जो बजट आया, उस बजट में इस पूरे योजना को पूरे राज्य के सभी शहरी निकायों के लिए लागू कर दिया। तो सभी शहरी निकायों में इस योजना को किस वर्ष या किस बजट से लागू किया गया, तो इसका उत्तर आप देंगे 2016-17 से इसको लागू किया गया। फिर देखो, तो ये सवाल देखो, 2016-17 में भारत सरकार द्वारा NULM योजना का नाम परिवर्तित करके, तो देखिए इसका 3 स्टेप पे हो गया। पहले इसका नाम था आपके सामने स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, पहले से चली आ रही थी, जिसको पुनर्गठित करके 1 अप्रैल 2014 को इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया राष्ट्रीय शहरी आजीविका
मिशन नाम दिया गया। ठीक है, और भारत सरकार द्वारा इस योजना का नाम फिर 2016-17 में चेंज करके 2016-17 में चेंज करके इसका नाम किया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ठीक है, DAYNULM। तो यहाँ पहले स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के नाम से चल रही थी, फिर 2014 में इसका नाम राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन किया गया, फिर 2016 से इसका नाम क्या कर दिया अपन ने, 2016 से इसका नाम कर दिया दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। तो ये 3 पड़ाव हैं इसके, तो इनको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो वर्तमान नाम जो है 2016-17 से किया गया है, 2016-17 से, और 2014 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन नाम दिया गया था, और 2016-17 में दीनदयाल अंत्योदय योजना नाम और जोड़ दिया गया। यहाँ देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे थोड़ा सा आपको क्या किया जाता है इस योजना में, तो आप देखेंगे शहरी गरीब परिवार जिसमें BPL, स्टेट BPL, आस्था कार्डधारी परिवार, अंत्योदय परिवार और ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हो को लाभान्वित किया जा रहा है। तो देखो इन कैटेगरी के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के सभी वो परिवार जिनकी सालाना इनकम 3 लाख से कम है वो भी इसमें दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में शामिल किए गए हैं। तो ये सीधी सी बात है कि इस योजना का लाभ किन किन को दिया जा सकता है। तो देखो शहरी गरीब परिवार जिनमें BPL है, तो गरीब परिवार किन किन को माना गया शहरों में, पहला BPL परिवार जिसमें स्टेट BPL परिवार शामिल है, आस्था कार्डधारी परिवार, अंत्योदय परिवार, या इनके अलावा ऐसे सारे परिवार आ जाएंगे जिनकी सालाना इनकम जो 3 लाख से कम है। देखो इसको एक बार रीड आउट करके छोड़ देना, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का उद्देश्य योजना के विभिन्न घटकों के माध्यम से रोजगार, ये देखो ये है बड़ी बात, रोजगार हेतु कम ब्याज पर बैंक ऋण उपलब्ध करवाना। इस योजना के तहत ये जो ऊपर सारे जो अधिकारी बताए मैंने या इस योजना के हकदार बताए उन सबको स्वरोजगार हेतु कम ब्याज दर पर बैंक ऋण उपलब्ध करवाना। तो देखो पहली बात तो स्वरोजगार के लिए दिया जाता है, क्या दिया जाता है, बैंक से ऋण दिलाया जाता है कम ब्याज पर, रेट्स जो है वो कम होती हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से शहरी गरीबों के रोजगार को बेहतर अवसर। तो इसके अलावा इस योजना के तहत जो बेरोजगार हैं शहरों में उनको क्या दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, और विशेष तौर से गरीब महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें समूह और संगठनों के रूप में विकसित करते हुए मुख्य धारा में लाने पर जोर दिया जाता है। तो जो शहरी महिलाएं हैं उनको स्वयंसेवी संगठनों आदि के माध्यम से मुख्य धारा में लाने का कोशिश या प्रयास की जाती है। साथ ही नगरीय निकायों को शहरी बेघरों के लिए, अब देखो नगरीय निकायों के है, ये नगरीय निकायों के शहरी बेघरों के लिए, तो शहरों में जो बेघर लोग रह रहे हैं उनके लिए आश्रय स्थल का निर्माण करना, आश्रय स्थलों को संचालित करना और उनका रख रखाव करना, इन कार्यों के लिए भी क्या है, वित्तीय सहायता दी जाती है। तो ध्यान रखना इसमें, पहला आपको स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता, आश्रय स्थल के लिए संचालन, आश्रय स्थलों के संचालन और अनुरक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर्स पर जो फुटपाथ के ऊपर सामग्री बेचते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स या शहरी पथ विक्रेता का मतलब है जो फुटपाथ के ऊपर रोजमर्रा की या दैनिक वस्तुओं को बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं, उनको आजीविका का अवसर प्रदान करके गरिमामय जीवन प्रदान करना भी इसका उद्देश्य है। तो देखो क्या क्या किया जाता है, ये सारी एक्टिविटी जिसमें है, स्वरोजगार के लिए कम ब्याज पर ऋण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिलाई जाती है, महिलाओं को समूह और संगठनों के रूप के माध्यम से मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाती है, शहरी क्षेत्रों में आश्रय स्थलों का निर्माण, संचालन और अनुरक्षण किया जाता है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आजीविका के अवसर विकसित किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो सामाजिक संगठन और संस्था का विकास करना इसका उद्देश्य है। तो देखो मैंने अभी आपको बताया कि शहरी गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में सामाजिक रूप से संगठित करना। तो इस योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वयं सहायता संगठन बनाने के लिए प्रेरित करके और उन संगठनों को अपना आजीविका चलाने के लिए सब्सिडी युक्त ब्याज दर पर बैंकों से ऋण दिलाया जाता है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। फिर देखो इस योजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम महिलाओं को विश्लेषण शीघ्र शुल्क
विश्लेषण शीघ्र सुलभ कराने और उनका कौशल बढ़ाने, तो महिलाओं का स्किल बढ़ाने और उनको उद्यम स्थापित करने की क्षमता प्रदान करना भी इसका उद्देश्य है। तो महिलाओं को विशेष फोकस किसके माध्यम से किया जाता है? स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इस योजना में। लेकिन ध्यान रखना ये शहरी क्षेत्रों की योजना है। फिर अब देखो इसमें आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है? देखो एक छोटी बस्ती या वार्ड स्तर पर 10 से 20 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह है, ये मिलकर एक संगठन बनाएंगे, तो वो है एरिया लेवल फेडरेशन। ये एएलएफ का गठन कहाँ किया जाता है? देखो एक बस्ती में या एक वार्ड में जितने स्वयंसेवी संगठन है 10 से 20 तक हो सकते हैं, ये सब मिलकर क्या बनाएंगे? एक एएलएफ का एरिया लेवल फेडरेशन बनाएंगे। इसका हिंदी नहीं देखना आपको, अंग्रेजी देख लेना, पेपर में हिंदी अंग्रेजी दोनों ट्रांसलेशन आता है, ठीक है। तथा सभी, तो देखो वार्ड स्तर पर जो स्वयं सहायता समूह है वो एरिया लेवल फेडरेशन या एएलएफ का निर्माण करेंगे, और एक शहर के अंदर जितने भी एरिया लेवल फेडरेशन होंगे वो सभी मिलकर सिटी लेवल फेडरेशन सीएलएफ का गठन करेंगे। तो वार्ड स्तर पर एएलएफ, शहर के स्तर पर सीएलएफ का गठन किया जाता है, ठीक है। बड़े शहरों में एक से अधिक, अब देखो एक शहर के लिए एक सीएलएफ होता है सामान्यतया, ध्यान रखना, सामान्यतया एक शहर के लिए एक सीएलएफ होता है, लेकिन यदि शहर बड़ा है तो एक से अधिक सीएलएफ भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो सीएलएफ की संख्या एक शहर के लिए सामान्यतया एक है, लेकिन सिटी लेवल जो फेडरेशन है उनकी संख्या, अगर शहर की आबादी बहुत ज्यादा है तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फिर देखो प्रत्येक स्वयं सहायता समूह से नामित 2 सदस्य एएलएफ के सदस्य होंगे, तथा प्रत्येक एएलएफ का गठन नामित सदस्य सीएलएफ का सदस्य होगा। तो देखो स्वयं सहायता समूह के सदस्य 2 नामित सदस्य एएलएफ में होते हैं, और एएलएफ का देखो प्रत्येक स्वयं सहायता समूह के 2 मेंबर किस में होंगे? एएलएफ में होंगे, और प्रत्येक एएलएफ का एक सदस्य किस में होगा? सीएलएफ में होगा। तो एएलएफ तथा सीएलएफ का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। कहने का मतलब ये है कि एरिया लेवल फेडरेशन या एएलएफ का गठन जो बस्ती या वार्ड स्तर पर किया जाएगा उसका भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है, और सिटी लेवल के ऊपर सिटी लेवल फेडरेशन या सीएलएफ का गठन किया जाएगा उसका रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है, ठीक है। प्रत्येक स्वयं सहायता समूह के 2 मेंबर एएलएफ में होंगे, और प्रत्येक एएलएफ का एक सदस्य सीएलएफ में या सिटी लेवल फेडरेशन में होगा। इन दोनों का रजिस्ट्रेशन जो है वो जरूरी है, ये आपको थोड़ा सा समझ के छोड़ना है। फिर देखो रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशंस, आरओ, देखो ये आरओ का चयन, आरओ का मतलब रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो स्वयं सहायता समूह, एएलएफ, सीएलएफ आदि के गठन, उनके विकास, बैंकों से उनको जोड़ना और उनसे संबंधित बाकी सभी जो गतिविधियां उनके लिए रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशंस का सहयोग लिया जाएगा। तो देखो रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशंस का गठन जो है वो इन तीनों फेडरेशन या स्वयं सहायता समूह एएलएफ और सीएलएफ की मदद के लिए या इनकी गतिविधियों में मदद के लिए रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशंस या आरओज का सहयोग लिया जा सकता है, ठीक है। आरओज को प्रति एसजीएच, तो देखो ये रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशंस इन तीनों को, स्वयं सहायता समूह को, एएलएफ और सीएलएफ को जो मदद करेंगे उस सिलसिले में देखो अगर एक स्वयं सहायता समूह की रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन यदि मदद कर रहा है तो प्रति स्वयं सहायता समूह के 10,000 रुपए तक का भुगतान जो है वो इस मिशन से संबंधित नगर निकाय द्वारा किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सीकर में एक स्वयं सहायता समूह, फॉर एग्जांपल सीकर में एक स्वयं सहायता समूह की मदद रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, तो उस एक प्रत्येक के लिए कितने 10,000 रुपए जो है वो कौन देगी? सीकर की नगर परिषद देगी। ये देखो नगरीय निकाय, तो नगरीय निकाय रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशंस को प्रति स्वयं सहायता समूह की मदद के लिए कितनी राशि देता है? 10,000 रुपए तक की राशि देता है, ये सवाल ध्यान में रखना। फिर देखो रिवॉल्विंग फंड, तो देखो एसजीएच द्वारा न्यूनतम 3 माह तक कार्य करने पर उसे सहयोग हेतु इस योजना, देखो मिशन की राशि में से 10,000 रुपए प्रति एसजीएच रिवॉल्विंग फंड के रूप में। तो यहाँ देखो रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन को नगरीय निकाय देगा कितने? 10,000 रुपए, और इसके अलावा एसजीएच को रिवॉल्विंग फंड के रूप में कितने रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे? 10,000 रुपए, ये इस मिशन के तहत उपलब्ध करवाए जाएंगे। देखो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के तहत पहले भी गठित है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस योजना का आरंभिक रूप जो है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना थी, उसमें भी स्वयं सहायता समूह गठित किए गए थे, और जो पहले से
इस मिशन की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की शुरुआत से पहले अगर इस योजना के तहत कोई एसजीएस गठित किया गया था और उसने कोई फंड नहीं लिया गया है तो ये 10,000 रुपए की राशि जो पहले से स्वयं सहायता समूह या एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है काम कर रहे हैं तो उनको भी ये फंड दिया उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, फिर देखो रजिस्टर्ड प्रत्येक एएलएफ को सहयोग हेतु, तो ये तो अभी तक जो 10,000 रुपए की राशि है ये तो मैं किसके लिए बता रहा था, तो ध्यान रखना एसएचजी या स्वयं सहायता समूह के लिए 10,000 रुपए की राशि रिवॉल्विंग फंड के रूप में, और उसकी मदद के लिए 10,000 रुपए किसको, रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन को दिए जाएंगे। फिर देखो रजिस्टर्ड प्रत्येक एएलएफ के सहयोग के लिए, तो देखो जो एसएचजी के लिए 10,000 रुपए की मदद थी वैसे ही एएलएफ के लिए एरिया लेवल फेडरेशन मैंने आपको बताया कि छोटी बस्ती या एक वार्ड के लिए होता है, उसको 50,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा। तो स्वयं सहायता समूह के लिए रिवॉल्विंग फंड 10,000 रुपए है और एएलएफ के लिए रिवॉल्विंग फंड की राशि कितनी है, 50,000 रुपए। फिर देखो यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन यूएफआई, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो देखो यूएफआई या यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो देखो सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन, इस कंसेप्ट को इस मिशन में अपनाया गया है। तो ये किस लिए, इसका उद्देश्य क्या है, तो सभी शहरी बीपीएल परिवारों का बैंकिंग सेवाओं के अतिरिक्त अन्य वित्तीय मामलों में समावेशन करना। तो देखो वित्तीय मामलों में समावेशन करना बैंकिंग सेवाओं के अतिरिक्त, तो ये बीपीएल परिवारों के लिए है। ये यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है किसके लिए, बीपीएल परिवारों के लिए। इसके लिए नगर निकायों द्वारा सभी शहरी बीपीएल, अब ध्यान रखना ये मिशन जो है इसमें तो मैंने आपको कई टाइप की चीजें बताई हैं स्टार्टिंग में, महिला है या फिर देखो ये बहुत सारी चीजें हैं, स्वयं सहायता समूह है, कौशल प्रशिक्षण, ये सारी चीजें बताई हैं। लेकिन यदि शहर के बीपीएल परिवार है तो ध्यान रखने वाली जो बात, बड़ी बात जो है इसमें, ये जो यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन की कंसेप्ट है किसमें, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत जो ये कंसेप्ट लेके आए वो किसके लिए है, बीपीएल परिवारों के लिए है। और इसके लिए क्या है, नगर निकायों द्वारा सभी शहरी बीपीएल परिवारों को वित्तीय साक्षरता, ये है फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब वित्त के बारे में जानकारी दी जाएगी, के तहत व्यक्ति को बचत क्या बताया जाएगा, बचत कैसे करनी है, ऋण कैसे प्राप्त किया जा सकता है, राशि दूसरों कैसे भेज सकते हैं, अपन यदि किसी प्रकार का रोजगार कर रहे हैं तो उसका बीमा कैसे करवा सकते हैं, ये सारी जानकारी। तो देखो यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन ये इस मिशन का पार्ट है, DAYNULM का पार्ट है, और इसके माध्यम से बीपीएल परिवारों को ये बताया जाता है कि बचत कैसे करनी है, ऋण कैसे प्राप्त करना है, राशि का हस्तांतरण कैसे करना है, बीमा आदि की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए बैंकों के माध्यम से नगर निकायों द्वारा फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स, तो देखो इसके लिए बैंकों के माध्यम से जो नगरीय निकाय, ये देखना नगरीय निकाय जैसे नगर पालिक बोर्ड है, नगर परिषद है, नगर निगम है, ये सब क्या करेंगे, विभिन्न बैंकों के माध्यम से फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स का आयोजन करेंगे। तो ये जिम्मेदारी इसमें यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो टारगेट है वो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। बैंकों के माध्यम से ये सारी चीजें जो है वो बीपीएल लोगों को बताई जाएंगी। फिर देखिए अगला सवाल बनता है शहरी आजीविका के अंदर सिटी लिवलीहुड सेंटर, ये CLC सिटी लिवलीहुड सेंटर्स। तो देखो इस मिशन के तहत प्रत्येक शहर में न्यूनतम एक, बहुत बड़ा सवाल है, अभी अपन किसकी बात कर रहे थे, अभी अपन पहले किसकी बात कर रहे थे, ALF की बात कर रहे थे, एरिया लेवल फेडरेशन की बात कर रहे थे। ये देखिए एक बार दोबारा, पहले अपन ने किसकी बात की है, एरिया लेवल फेडरेशन की बात की है। फिर देखो CLF सिटी लेवल फेडरेशन, किसकी बात की है, CLF या सिटी लेवल फेडरेशन की बात की है। और सिटी लेवल फेडरेशन के बाद में अपन किसकी बात करेंगे, सिटी लिवलीहुड सेंटर्स या शहरी आजीविका केंद्र। तो ये देखो ये भी ये वार्ड या बस्ती स्तर पर होता है। CLF जो है सामान्यतः एक शहर में एक होगा, लेकिन शहर की आबादी अधिक है तो एक से अधिक CLF भी हो सकते हैं। और CLC सिटी लिवलीहुड सेंटर्स जो है वो सामान्यतः प्रत्येक शहर में एक होगा, लेकिन अगर शहर की जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो एक से अधिक CLCs का गठन भी किया जा सकता है। तो देखो सामान्यतया प्रत्येक शहर में न्यूनतम एक शहरी आजीविका केंद्र सिटी लिवलीहुड सेंटर या CLC का गठन किया जाएगा। ठीक है, एक तो होगा ही होगा प्रत्येक शहर में, लेकिन जहां शहरी गरीब
जहां शहरी गरीबों द्वारा अपनी सेवाएं तथा उत्पादन बेचने में बैंकिंग तथा प्रशिक्षण आदि से संबंधित अन्य कार्यवाहियां संपादित होंगी। ये सारे काम जो है शहरी गरीब अपनी सेवाएं कहाँ दे सकते हैं, या अपने छोटे मोटे उत्पादन कहाँ बेच सकते हैं, या बैंकिंग कैसे कर सकते हैं, रोजगार की ट्रेनिंग कैसे दी जा सकती है, ये सारे काम जो है वो कहाँ किए जाएंगे, सिटी लिवलीहुड सेंटर्स पर, सीएलसीज पर किए जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए इसमें नगरीय निकायों में ये यहाँ सीएलसी है। नगरीय निकाय में सीएलसी की स्थापना शहर की जनसंख्या के अनुसार होगी। ये देखना, देखो सामान्यतया एक शहर में एक सीएलसी होगा, लेकिन अगर नगरीय निकाय मतलब नगर पालिका बोर्ड, नगर निगम या नगर परिषद की जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो एक से ज्यादा सीएलसी भी हो सकते हैं। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से पूरा एक सवाल आ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिन शहरों की जनसंख्या 3 लाख तक है वहां सिटी लिवलीहुड सेंटर या सीएलसी की संख्या 1 होगी। तो जिन शहरों की संख्या 3 लाख तक है उनमें एक सीएलसी का गठन किया जाएगा, और यदि किसी शहर या नगर की जनसंख्या 3 से 5 लाख है तो वहां 2 सीएलसी बनेंगे, और 5 से 10 लाख है तो 3 सीएलसी बनेंगे, और 10 लाख से अधिक है तो वहां देखो न्यूनतम नहीं है, अधिकतम 8 हो सकते हैं। तो जैसे राजस्थान में 3 शहर हैं, जयपुर है, जोधपुर है और कोटा है। जयपुर, जोधपुर और कोटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान में कितने जिले शहर हैं, जयपुर, जोधपुर और कोटा, इनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, तो यहाँ सीएलसी की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है। तो देखो जिन शहरों की संख्या 10 लाख से अधिक है वहां अधिकतम 8, न्यूनतम कितने होंगे ये नहीं कहा गया। तो देखो जिनकी संख्या 3 लाख तक है 1, 3 से 5 है 2 सीएलसी, 5 से 10 है 3 सीएलसी, और फिर अधिकतम 8, 8 से ज्यादा किसी भी। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि इस मिशन के तहत अधिकतम सिटी लिवलीहुड सेंटर्स या सीएलसीज की संख्या कितनी हो सकती है, 8 तक हो सकती है। और अपने राजस्थान में कितने जिले ऐसे हैं जहां 8 तक सीएलसी का गठन किया जा सकता है, 3, जयपुर, जोधपुर और कोटा। फिर देखिए एक सीएलसी की स्थापना के लिए, अभी देखो मैंने आपको बताया था कि एसएचजी के लिए मैंने आपको बताया था कि 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए। फिर मैंने आपको एएलएफ, एरिया लेवल फेडरेशन के लिए कितने बताए, 50,000 रुपए बताए। ठीक है, इसके अलावा देखो एक सीएलसी के लिए कितने, 3 किस्तों में कितने रुपए, 10 लाख रुपए। एक सीएलसी के लिए कितने, 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक सीएलसी के लिए 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये सवाल जो है ये ध्यान रखना प्रत्येक सीएलसी के लिए, ताकि वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और रिनोवेशन का काम कर सके। तो ये जो पेयरिंग है इधर आप साइड में आप इसको नोट कर लीजिए। स्वरोजगार कार्यक्रम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन्स, तो देखो स्वरोजगार के लिए लोन देने की व्यवस्था इस मिशन के तहत है। तो देखो शहरी गरीबों को, देखो ये शहरी गरीबों की योजना है, मैंने आपको बता दिया। कौशल प्रशिक्षण, योग्यता और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना हेतु आसानी से ऋण प्रदान करने पर जोर देता है, ताकि उन्हें संपत्ति सृजन, आय में वृद्धि करने और अपने वित्तीय संकट को कम करने में सक्षम बनाया जा सके। आसानी से ऋण देना किसको, शहरी गरीबों को, किस लिए, कौशल प्रशिक्षण, योग्यता आदि के लिए। फिर इस मिशन के इस घटक के तहत शहरी गरीबों को व्यक्तिगत रूप से तथा समूह में, तो देखो ये जो वित्तीय सहायता दी जाती है वो इंडिविजुअल अकेले व्यक्ति को भी दी जा सकती है और ग्रुप में भी दी जा सकती है। बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है, जिससे शहरी गरीब परिवार के सदस्यों द्वारा लाभकारी स्वरोजगार उद्यम स्थापित किए जा सके। इस घटक के तहत शहरी गरीब परिवार के सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए निम्न शर्तें, तो इस योजना का शहरी गरीब जो व्यक्ति या समूह है या परिवार है फायदा कैसे उठा सकते हैं, तो कुछ कंडीशंस हैं इसमें। देखो पहली कंडीशन, इस योजना या मिशन का फायदा उठाने के लिए जिस समय कोई भी शहरी व्यक्ति आवेदन कर रहा है तो उसकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 साल से छोटे व्यक्ति को इस मिशन के तहत सहायता नहीं दी जाती है। दूसरा, ऋण हेतु किसी प्रकार की बैंक गारंटी, ना तो बैंक की गारंटी की आवश्यकता होती है और न ही किसी प्रकार की जमानत की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस घटक के तहत व्यक्तिगत या समूह में लाभार्थियों को जो है कौन से लाभ उपलब्ध करवाए जाएंगे, तो देखो यहाँ से कुछ लाभ जो है, पहला लाभ क्या है, यहाँ व्यक्तिगत उद्यम स्थापित करने के लिए कोई व्यक्ति यदि अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है तो ऋण व अनुदान
ऋण भी दिया जाएगा और अनुदान का मतलब सब्सिडी भी दी जाएगी। इसके तहत शहरी गरीब व्यक्ति को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए, देखो व्यक्तिगत उद्यम का मतलब है स्वयं का उद्यम स्थापित करना चाहता है, यही सब ध्यान में रखना है। व्यक्तिगत या स्वयं का उद्यम स्थापित करना चाहता है तो उसे 2 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा और इस ऋण पर 7% से अधिक ब्याज की राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। 7% ब्याज तो लोन लेने वाले को चुकाना पड़ेगा और इसके ऊपर का जो ब्याज है वो ग्रांट या सब्सिडी के रूप में माफ कर दिया जाएगा। ये इस मिशन का उद्देश्य है। तो देखो पहले जो व्यक्ति व्यक्तिगत उद्यम स्थापित करना चाहता है उसको बैंकों के माध्यम से योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का बैंक से ऋण दिलाया जाता है और 7% ब्याज पर दिलाया जाएगा। कहने का मतलब है कि लाभार्थी को ऋण 7% ब्याज पर उपलब्ध करवाया जाएगा और यदि बैंक इन 7% से, मान लो बैंक 10% ले रहा है, तो ये 3% जो राशि है इस मिशन के तहत सब्सिडी स्वरूप इस मिशन के तहत सरकार देगी। तो 7% पर व्यक्तिगत 2 लाख रुपए व्यक्तिगत श्रेणी के उद्यम स्थापित करने के लिए, पहला तो ये है। दूसरा देखो, ये इंडिविजुअल अकेले व्यक्ति की बात है। दूसरा, यदि ग्रुप में समूह द्वारा उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण एवं अनुदान, तो देखो पहली बात तो कौन करेगा, कम से कम 5 सदस्य मिलकर आवेदन करेंगे। किसी भी शहर में सामूहिक उद्यम स्थापित करना चाहता है इस योजना के तहत कोई व्यक्ति, तो कम से कम 5 सदस्य होंगे और उन 5 में से 70% सदस्य शहरी गरीब होंगे। 30% लोग बाहर से हो सकते हैं, लेकिन जो 5 लोग होंगे, मतलब न्यूनतम 5 है, 5 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं ग्रुप में, तो उनमें से 70% सदस्य जो शहरी गरीब होंगे जिस शहर में जो रोजगार है वो शुरू किया जा रहा है। और ये मिलकर यदि इस प्रकार का कोई स्वरोजगार उद्यम स्थापित करना चाहते हैं तो ऐसे प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपए तक के लिए बैंक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। तो सामूहिक में कम से कम 5 लोग होंगे और अधिकतम कितने भी हो सकते हैं, जितने भी लोग होंगे उनमें से 70% उस शहर के गरीब लोग होने चाहिए। ऐसे लोगों को सामूहिक रूप से स्वरोजगार उद्यम लगाने के लिए या कोई भी प्रोजेक्ट लगाने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन किससे, बैंकों से दिलाया जाएगा और इनको भी 7% ब्याज ही देना होगा। 7% से ज्यादा यदि बैंक लेता है, जैसे मान लो 11% लेता है, तो ये 4% की राशि जो है वो इनको ग्रांट या अनुदान के रूप में मतलब माफ कर दिया जाएगा, सरकार की ओर से चुकाया जाएगा। तो ये भी सामूहिक रूप से भी कितना, 7% ब्याज पर ही। तो देखो व्यक्तिगत के लिए भी 7% ब्याज है और सामूहिक रूप से भी कितना है, 7% ब्याज है। तीसरा देखो, उद्यम विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये इस मिशन के मुख्य कार्य हैं। देखो, तो शहरी गरीबों द्वारा उद्यम स्थापित करना चाहता है, यदि ये जैसे 2 लाख या सामूहिक रूप से 10 लाख रुपए तक का लोन लेके कोई व्यक्ति स्वरोजगार के लिए उद्यम स्थापित करना चाहता है, तो उसके लिए स्किल या ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो ये उनकी दक्षता को बढ़ाने के लिए दक्षता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम है, वो 7 से लेकर 3 दिन तक, 3 से लेकर 7 दिन तक के आयोजित किए जाएंगे। 3 से लेकर 7 दिन तक के ट्रेनिंग कैंप चलाए जाएंगे और इन कैंप्स में क्या होगा, उद्यम स्थापित या विकसित करने से संबंधित मूलभूत जानकारी दी जाएगी। जो भी मतलब उद्यम या एंटरप्राइजेज अपन लगा रहे हैं कि उस उद्यम का प्रबंधन कैसा करना है, बेसिक अकाउंटिंग कैसे करनी है, उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज, कानूनी प्रक्रिया क्या है, इनकम और लागत क्या है, सामूहिक गतिविधियां क्या क्या हैं, कार्य का वितरण और लाभांश का बंटवारा कैसे किया जाए। इन 3 से लेकर 7 दिन के कैंप में इस मिशन में ये सारी जानकारी जो है वो उनको दी जाएंगी। फिर स्वयं सहायता समूह को ब्याज, अब देखो ये स्वयं सहायता समूह नहीं है, ये ऊपर वाला देखिए दूसरा घटक जो मैंने आपको समूह द्वारा या स्वयं सहायता समूह है या शहरी गरीबों के लिए। और यहाँ इसके अलावा ये केवल स्वयं सहायता समूह को ब्याज अनुदान, इसमें क्या है, इस घटक के तहत स्वयं सहायता समूह के बचत खाते खोले जाएंगे पहले और उसके बाद उनका असेसमेंट या ग्रेडिंग की जाएगी और उसकी बचत के 4 गुना तक सेविंग लिंक्ड लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। तो देखो, इस योजना के तहत यदि किसी स्वयं सहायता समूह ने बैंक में बचत खाता खोल रखा है और तो उसका असेसमेंट आंकलन करने के बाद जितनी उनकी बचत दिखाई देती है उनके 4 गुना तक का सेविंग लिंक्ड लोन, तो ये सेविंग लिंक्ड लोन देने की बात भी किस में है, इस योजना में है। दीनदयाल अंत्योदय शहरी रोजगार आजीविका मिशन जो है उसमें सेविंग लिंक्ड लोन का मतलब ये है कि जो स्वयं सहायता समूह है, सेविंग लिंक्ड लोन किन को दिया जाएगा, उन सहायता समूह को दिए जाएंगे जिनकी बैंक के बचत खाते में बचत है और बचत का 4 गुना तक जो ये लोन किया जा सकता है। इस ऋण पर भी नियमानुसार ब्याज पर अनुदान देय होगा तथा महिलाओं के समूह को इस ऋण पर ये 3% है। अगर महिला स्वयं सहायता समूह है
तो उनको ब्याज अनुदान देय होगा। जैसे मान लो कि बैंक 8% के ऊपर लोन दे रहा है, तो 3% का मतलब महिला स्वयं सहायता समूह को 5% जो है वो ब्याज ही बैंक को चुकाना पड़ेगा। ठीक है, अर्थात महिला समूह को ये ऋण 7 - 3% पर, जैसे 7 पर सामान्यतः मैंने ये बताया कि 7% है दिया जाता है इस योजना के तहत, लेकिन यदि महिलाएं स्वयं सहायता समूह का गठन करके किसी प्रकार के रोजगार को चलाती हैं तो 7 में से 3 जाएंगे 4% पर। तो महिला स्वयं सहायता समूह को 4% पे और बाकी सभी को 7% पे जो है वो बैंक ऋण दिलाया जाता है। फिर देखिए इसमें उद्यम विकास हेतु क्रेडिट कार्ड। तो देखो उद्यम का विकास करने के लिए या एंटरप्राइजेज को संचालित करने के लिए क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो देखो प्रतिदिन जो नगद राशि की आवश्यकता होती है इन उद्यमों को, उसके लिए बैंक द्वारा उद्यमियों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि एक कार्ड दिया जाता है और उसमें कुछ अमाउंट की लिमिट होती है, उस लिमिट तक जो है वो दैनिक आवश्यकताओं के लिए उद्यम जो है उसका इस्तेमाल कर सकता है। इस मिशन के तहत ये जो मैंने आपको बताया है सेविंग जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो प्रोजेक्ट है, एसईपी का मतलब क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट, स्वरोजगार जो प्रोजेक्ट है उसमें ऋण लेने वाले एवं अन्य उद्यमियों को बैंक से ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है। तो ये बैंक से सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है। तो सीधी सी बात है, इतना ध्यान में रखना है, उद्यम के विकास हेतु या उद्यम की दैनिक गतिविधियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्रेडिट कार्ड देने का प्लान भी या प्रावधान है वो भी इस योजना में। फिर तीसरा कार्य देखिए कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन के माध्यम से रोजगार। तो मैंने आपको बताया था कि जो शहरी बेरोजगार हैं, शहरी गरीब बेरोजगार हैं, उनको प्रशिक्षण देना और उनको नियोजित करके उनको रोजगार देने की व्यवस्था भी क्या है इस योजना में। तो इसको एक बार रीड आउट कीजिए। देखो कौशल विकास के माध्यम से आजीविका संवर्धन विशेष तौर से शहरी क्षेत्रों में गरीबी को दूर करने के लिए अकेला सबसे बड़ा महत्वपूर्ण घटक है। तो देखो ये शहरी क्षेत्रों में गरीबी दूर करने के लिए अकेला सबसे बड़ा महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? यह है कौशल विकास के माध्यम से आजीविका संवर्धन। मतलब स्किल ट्रेनिंग देके उनका कौशल या स्किल बढ़ाया जाए और उस स्किल के माध्यम से उनको गरीबी दूर करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। इससे बड़ा कोई मिशन नहीं हो सकता। और इस मिशन में जो है वो कौशल आधारित प्रशिक्षण की जो बात है वो शहरी लोग गरीबों के लिए है, जो सामाजिक पूंजी को आर्थिक लाभ में परिणित करने की एक परिकल्पना भी मानी जा सकती है। तो समाज की पूंजी जो है उसको आर्थिक लाभों में कन्वर्ट करने का एक तरीका भी बताया जा सकता है या कहा जा सकता है, जिससे क्या होगा कौशल प्राप्त गरीब औपचारिक क्षेत्र में नौकरियां प्राप्त कर सकेंगे और अपना स्वरोजगार या उद्यम संचालित कर सकेंगे। अब देखो इस मिशन के इस घटक के तहत शहरी गरीबों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है। तो देखो शहरी गरीबों के लिए ये दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका मिशन जो है इसमें कोई शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। फिर देखो 2015-16 ये गत को मिटा देना, 2015-16 तक योजना अंतर्गत प्रति प्रशिक्षणार्थी 15,000 रुपये व्यय करने का प्रावधान था अधिकतम, जो अब भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षित अवधि के अनुसार प्रति घंटा निर्धारित कर दी गई है। तो देखो सीधी सी बात यह है कि 2015-16 तक तो इसमें 15,000 रुपये प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को ट्रेंड करने के लिए सरकार देती थी, लेकिन अभी इसको पर डे के प्रति घंटे के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, और ये जो ट्रेनिंग का खर्चा आता है उसका 30% लाभार्थी के स्वरोजगार या प्लेसमेंट की गुणवत्ता अंश जो है वो निर्धारित की गई है। इस भुगतान का एक अंश 30% लाभार्थी के स्वरोजगार या प्लेसमेंट की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा और 6 माह तक इसको ट्रैकिंग से जोड़ा जाएगा। योजना अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों में से न्यूनतम 70% लाभार्थियों का प्लेसमेंट स्वरोजगार हेतु उद्यम स्थापित करने हेतु किया जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, 30% लोगों को रोजगार दिलाया जाएगा, जिनको ट्रेंड किया जाएगा 30% लोगों को रोजगार दिलाने की कोशिश की जाएगी, सीधी सी बात यह है। और 70% लोगों को स्वरोजगार या उद्यम स्थापित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। तो देखो जिन लोगों जो गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग 6 महीने की गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग कर लेते हैं और
रोजगार के लायक हैं, तो इस प्रकार प्रशिक्षित किए गए 30% लोगों को क्या किया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, और उसके अलावा 70% लोगों को अपना उद्यम या स्वरोजगार लगाने की लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। फिर एक शब्द मैंने इस योजना में बताया, शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता। तो देखो इस घटक के तहत स्ट्रीट वेंडर, मैंने आपको बताया स्ट्रीट वेंडर का मतलब होता है फुटपाथ पर जो दैनिक जीवन से संबंधित सामग्री को बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। सर्वे एवं क्षमतावर्धन, माइक्रो एंटरप्राइजेज के विकास में सहयोग, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना, अन्य कार्य सम्मिलित हैं इसमें। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए इस योजना के तहत क्या क्या किया जाता है, उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है, और समयबद्ध उनका सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण इस योजना के तहत किया जाता है। तो समय समय पर इनका सर्वे करवाया जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स का इस योजना के तहत, और उन्हें सर्वे करके स्ट्रीट वेंडर्स या फुटपाथ विक्रेताओं का पंजीकरण किया जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्रत्येक फुटपाथ विक्रेता को या स्ट्रीट वेंडर को एक विक्रय प्रमाण पत्र दिया जाएगा। देखो शहरी नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम क्षेत्रों में जो फुटपाथ पर बेचते हैं सामग्री, उनके लिए विक्रय प्रमाण पत्र या सेलिंग का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, उनको एक पहचान पत्र दी जाती है, और इस सिटी स्ट्रीट वेंडिंग प्लान तैयार किया जाता है कि कौन से एरिया में ये लोग फुटपाथ पर बैठ के अपनी सामग्री बेच सकते हैं। तो इस योजना के तहत सिटी स्ट्रीट वेंडर प्लान भी तैयार किया जाएगा, विक्रय का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, स्ट्रीट वेंडर्स को पहचान पत्र दिया जाएगा, इनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा, और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाएगा। ये सब इस योजना में प्रोजेक्टेड है। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये है, देखो सीधा सवाल है, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने पथ विक्रेता, ये शब्द आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, यहीं से स्ट्रीट वेंडर शब्द से शुरू करेंगे इसको। ये सीधा सवाल जो है वो एग्जाम में आएगा, आपको सिर्फ साल ध्यान में रखना है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कानून की बात की जाए तो 2014 में पारित किया गया था। इस स्ट्रीट वेंडर कानून का नाम है पथ विक्रेता आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन अधिनियम 2014। तो दो शॉर्ट में आपको ध्यान में रखना है कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट जो है वो किस वर्ष पारित किया गया, ये अधिनियम जो है वो 2014 में पारित किया गया। एक सवाल ये ध्यान में रखना है। फिर देखो स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लिवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014, ये ऊपर वाले का अंग्रेजी नाम है, ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। देखो इस कानून की धारा 36 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अब ये भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ ये स्ट्रीट वेंडर कानून कब का है, 2014 का, इतने ध्यान में रखना है, स्ट्रीट वेंडर कानून 2014 का है। और देखो इस केंद्र सरकार के इस स्ट्रीट वेंडर कानून के तहत राज्यों को स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नियम बनाने की छूट दी गई है, राज्य सरकारों को। तो राजस्थान सरकार ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, राजस्थान सरकार ने किस तिथि को राजस्थान स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लिवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग रूल, यहाँ देखो ये रूल है और ये है अधिनियम। तो देखो आपसे ये पूछा जाए, ये एक्ट है, तो देखो स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट तो भारत सरकार ने बनाया है, और राज्य सरकार इस एक्ट को या इस कानून को लागू करने के लिए नियम बना सकती हैं, और ये नियम जो है राजस्थान सरकार ने। तो देखो स्ट्रीट वेंडर एक्ट जो है वो 2014 में बना, और इस कानून को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार ने स्ट्रीट वेंडर रूल, तो राजस्थान सरकार ने स्ट्रीट वेंडर रूल 2016 में बनाया। तो आपको पहचान करने वाली, अगर एक्ट पूछा है तो 2014 का है, स्ट्रीट वेंडर एक्ट कब का, 2014 का, किसका है, भारत सरकार का, केंद्र सरकार का। और यदि आपसे स्ट्रीट वेंडर रूल पूछा है तो ये 2016 का है, और स्ट्रीट वेंडर रूल जो है वो किसने जारी किया है, राजस्थान सरकार ने जारी किया है। तो देखो इस एक्ट को लागू करने के लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर नियम जारी करती है, तो राजस्थान सरकार ने स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 को लागू करने के लिए कौन सा रूल 2016 जो है लागू किया। बाकी नेम सेम है इसमें, देखो यहाँ स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लिवलीहुड एंड रेगुलेशंस ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग, यहाँ रूल है, तो रूल 2016 का है, और एक्ट कब का है, स्ट्रीट वेंडर 2014 का। इधर इतना लिखेंगे स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट, ये अधिनियम 2014, स्ट्रीट वेंडिंग रूल 2017। इस नियम में क्या लिखा है राज्य सरकार ने, तो देखो स्ट्रीट वेंडिंग रूल्स 2016 में राज्य सरकार ने ये लिखा है कि राज्य की नगरीय निकायों में नगरीय निकायों में जिला कलेक्टर द्वारा नामित निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से पथ विक्रेताओं का निर्वाचन कर टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन आयुक्त अधिशासी अधिकारी की अध्यक्षता में किया जाएगा। पहला सवाल देखो आपको ध्यान रखना है कि ये जो
टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस किसी भी नगर में टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया जाएगा, किसके लिए? पथ विक्रेताओं की सहूलियत के लिए। इसका अध्यक्ष कौन होगा? अगर नगर निगम है तो कौन होगा? नगर निगम में आयुक्त होगा, नगर परिषद में आयुक्त होगा, और यदि नगर पालिका है तो अधिशासी अधिकारी होगा। तो तीनों नगरीय निकाय हैं, नगर पालिकाओं में अधिशासी अधिकारी होगा, और नगर परिषद और नगर निगम में कौन होंगे? आयुक्त होंगे। तो आयुक्त या अधिशासी अधिकारी, जैसा भी नगरीय संस्था है, अगर नगरीय संस्था नगर पालिक बोर्ड है तो अधिशासी अधिकारी उसका अध्यक्ष होगा। किसका? टाउन वेंडिंग कमेटी का। और यदि नगरीय संस्था जो है नगर परिषद या नगर निगम है तो उस टाउन वेंडिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा? आयुक्त होगा। तो सीधी सी बात है कि टाउन वेंडिंग कमेटी, टीवीसी शॉर्ट में लिख देते हैं, टाउन वेंडिंग कमेटी टीवीसी का अध्यक्ष, और आगे लिखेंगे आयुक्त या ईओ, अधिशासी अधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ईओ। तो जैसी भी नगरीय संस्था है उसका जो प्रशासनिक मुखिया है, आयुक्त या अधिशासी अधिकारी, वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। टाउन वेंडिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? आयुक्त या अधिशासी अधिकारी होता है। जिसमें नगर निगम स्तर पर पथ विक्रेताओं को 10 प्रतिनिधि तथा नगर परिषद और नगर पालिका में 3 प्रतिनिधि सदस्य के रूप में, निर्वाचित सदस्य के रूप में पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व होगा। अब यहां ध्यान में रखना है, पहला सवाल टाउन वेंडिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन है, यह ध्यान रखना है। अब दूसरी, प्रत्येक नगर में जो टाउन वेंडिंग कमेटी बनेगी, किसकी अध्यक्षता में? आयुक्त या अधिशासी अधिकारी की अध्यक्षता में जो टाउन वेंडिंग कमेटी बनेगी, उसमें स्ट्रीट वेंडर्स को भी मेंबर बनाया जाएगा। जो पथ विक्रेता हैं, फुटपाथ पर विक्रय करने वाले हैं, उन काम करने वालों में से भी लोगों को। तो देखो, नगर निगम में जैसे जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम है, तो उनमें कितने पथ विक्रेता टीवीसी में या टाउन वेंडिंग कमेटी में होंगे? 10 पथ विक्रेताओं को टाउन वेंडिंग कमेटी में रखा जाएगा। कहां? जब नगर निगम है तो अपने यहाँ जितने भी नगर निगम हैं राजस्थान में, उन सभी नगर निगमों में कितने? 10 स्ट्रीट वेंडर जो है वो इस कमेटी के मेंबर होंगे। और इसके अलावा नगर परिषद और नगर निगम में कितने, सॉरी, नगर परिषद और नगर पालिका में कितने? 3 प्रतिनिधि। तो नगर पालिका और नगर परिषद, जैसे अपने यहाँ लक्ष्मणगढ़ जो है वो नगर पालिका है, सीकर नगर परिषद है, तो इनमें कितने स्ट्रीट वेंडर्स को टाउन वेंडिंग कमेटी में रखा जाएगा? 3 को। और जयपुर जैसे नगर निगम है तो उसमें टाउन वेंडिंग कमेटी में कितने स्ट्रीट वेंडर होंगे? 10 स्ट्रीट वेंडर, पथ विक्रेता जो फुटपाथ पर काम करते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तीनों ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर देखो, केंद्रीय अधिनियम स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लिवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा, ये देखो क्या ध्यान में रखना है। अब एक बात नहीं ध्यान में रखनी है, देखो पहला मैंने बताया स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट, पहले थोड़ा सा बारीकी को समझेंगे। स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट है 2014 का, स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 का। फिर स्ट्रीट वेंडिंग रूल शब्द आ गया, स्ट्रीट वेंडिंग रूल शब्द आ गया, तो आप इसमें करेंगे 2016। देखो, स्ट्रीट वेंडिंग रूल 2016 और स्ट्रीट वेंडर्स स्कीम शब्द आ गया, स्ट्रीट वेंडर्स स्कीम शब्द आ गया, तो आप करेंगे 2017। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बारीकी से ये गड़बड़ हो सकती है। तो देखो, स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 का, स्ट्रीट वेंडिंग रूल 2016 का और स्ट्रीट वेंडिंग 2017 का। तो देखो, ये एक्ट तो है केंद्र सरकार का और रूल और स्कीम किसकी है? राजस्थान सरकार की। तो देखो, ये स्ट्रीट वेंडिंग रूल, सॉरी, स्कीम जो है वो 5 सितंबर 2017 को राजस्थान सरकार ने अधिसूचित की थी। क्या है? राजस्थान के जितने भी नगर पालिक बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम जो हैं, इनमें इस योजना के तहत या स्ट्रीट वेंडिंग स्कीम के तहत क्या होता है? नगरीय निकाय क्षेत्र में पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण, वेंडिंग, देखो सर्वे किया जाएगा कि कितने पथ विक्रेता किस एरिया में हैं, वेंडिंग कौन कौन सी चीजों को वो सेल आउट कर सकते हैं, नॉन वेंडिंग जोन कौन से इलाकों में पथ विक्रेता या फुटपाथ पर लोग बैठकर नहीं बेच सकते, उनका निर्धारण करना, पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाण पत्र प्रदान करना, उनको पहचान पत्र प्रदान करना, वेंडिंग की फीस क्या होगी, अगर वो स्ट्रीट वेंडर्स किसी कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनको क्या शास्ति या दंड दी जा सकती है, इन सब का निर्धारण करने का कार्य जो है वो टाउन वेंडिंग कमेटी करेगी। देखो, ये योजना जारी की है और इस योजना में ये बताया कि टाउन वेंडिंग कमेटी ये सारे काम करेगी। तो इनमें से किसी भी काम के बारे में आपसे पूछा जाए कि ये काम किसका है, टाउन वेंडिंग कमेटी का। टाउन वेंडिंग कमेटी कौन सी? जो आयुक्त या किसकी अध्यक्षता में? अधिशासी अधिकारी की अध्यक्षता में गठित की जाएगी। जिसमें अगर नगर निगम में टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया जाता तो 10
पथ विक्रेता उसमें शामिल होते हैं या स्ट्रीट वेंडर होते हैं, और नगर परिषद और नगर पालिका में 3-3 जो है ये शामिल होते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। और ये सारे काम जो है किसके हैं, टाउन वेंडिंग कमेटी के हैं। एक बार रीड आउट करना ऑप्शन में हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये सारे। पथ विक्रेताओं को प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा, उनको पहचान पत्र कौन जारी करेगा, उनका सर्वेक्षण कौन करेगा, वेंडिंग जोन, नॉन वेंडिंग जोन, वेंडिंग की फीस, और अगर यदि कानून का उल्लंघन करते हैं तो इस सब को किसके माध्यम से डिसाइड किया जाता है, टाउन वेंडिंग कमेटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। और इसके लिए राजस्थान सरकार ने 2017 में स्ट्रीट वेंडर्स स्कीम को जारी किया है। फिर देखिए शहरी बेघरों हेतु आश्रय स्थल, जो शहरों में बेघर लोग हैं उनके लिए भी इस मिशन में, तो देखो शहरी जो आश्रयहीन शेल्टरलेस लोग हैं उनके लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ, देखो बुनियादी सुविधाओं का मतलब है टॉयलेट, पानी, बिजली, इन सब की सुविधाओं के साथ स्थायी आश्रय के निर्माण, पुनरुद्धार, प्रबंधन और संचालन करने के लिए राज्य के सभी शहरी निकायों को वित्तीय सुविधा का प्रावधान है। तो जिन लोगों के पास घर नहीं है उनको बुनियादी ढांचे युक्त जैसे टॉयलेट, बिजली, पानी की व्यवस्था युक्त घरों की व्यवस्था है जो शहरी निकायों द्वारा इस हेतु क्या की जाती है, वित्तीय सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। फिर देखिए आप इसमें इस मिशन के घटक के तहत शहरी गरीबों में सबसे गरीब को आश्रय स्थल और उससे संबंधित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, वही बात है ऊपर वाली। ये आश्रय स्थल हमेशा अर्थात 24 घंटे सभी 7 दिवस संचालित होंगे। प्रति 1 लाख की आबादी पर स्थायी सामुदायिक आश्रय स्थल, ये देखना, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। इस मिशन के तहत 1 लाख की आबादी पर, जिन नगरों की 1 लाख की आबादी है वहां एक स्थायी सामुदायिक आश्रय स्थल शेल्टर हाउस बनाया जाएगा, ठीक है, जिसमें कम से कम 100 व्यक्तियों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो जिन शहरों की आबादी 1 लाख या अधिक 1 लाख है उनके लिए एक स्थायी सामुदायिक आश्रय स्थल होगा, और उस आश्रय स्थल में कितने गरीबों के लिए रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, न्यूनतम 100 लोगों की, ज्यादा भी हो सकती है। इस आश्रय स्थल पर सभी आवश्यक सुविधाएं होंगी, पानी, शौचालय, बिजली, रसोई, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए, ठीक है। और ये देखो सबसे बड़ी बात यह है कि शहरी क्षेत्रों में गरीबों के लिए आश्रय स्थल के निर्माण की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है, ये सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपी गई है। और सार्वजनिक निर्माण विभाग ऐसे आश्रय स्थल बनाएगा और इस मिशन के द्वारा केवल राशि उपलब्ध करवाई जाएगी सार्वजनिक निर्माण विभाग को या पीडब्ल्यूडी को। इन आश्रय स्थलों का संचालन NULM मिशन के तहत प्राप्त राशि से 5 वर्ष तक के लिए किया जाएगा। तो ये शेल्टर हाउस जो है वो 5-5 साल के लिए संचालित किए जाएंगे। तो शेल्टर हाउस का निर्माण जो है वो कितने टाइम के लिए, 5 साल के लिए। विभाग द्वारा प्रत्येक 1 लाख की आबादी पर 100 व्यक्तियों की क्षमता वाले आश्रय स्थल की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। तो जिन शहरों में की आबादी 1 लाख है वहां जिन गरीबों के पास घर नहीं है उनके लिए कितना, एक शेल्टर हाउस जिसमें मिनिमम 100 लोगों की रहने की कैपेसिटी होनी चाहिए, वो इस योजना में शामिल है। इस प्रकार ये सारी चीजें आपको इसमें देखनी है, बाकी अपन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।